दोस्तों नमस्कार। नेटजैक्स की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रवि। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने हमारे पिछले वीडियोस को लाइक किया, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। आपके मैसेजेस और ईमेल मुझे बराबर मिलते रहते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि उनका जवाब भी आपको दे सकूं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने सावरकर के परिचय की ही सिर्फ बात की थी और उसी का ये एक कंटिन्यूएशन है। तो उसकी निरंतरता में मैं आज ये दूसरा वीडियो आपके सामने रख रहा हूं जिसमें हम सावरकर और उन परिस्थितियों को लेकर चर्चा कर सकते हैं, सावरकर को समझ सकते हैं कि व्हाट मेड सावरकर अ सावरकर, वीर सावरकर। इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ इतनी सारी कंट्रोवर्सीज कैसे जुड़ गई, इस पर मुख्य फोकस हमारा रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व या पुरुष या किसी भी ऐतिहासिक ऐसी बात को समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं से अपना जो एक बायस रहता है उसे छोड़ना होता है। सावरकर भी इसी बायस का शिकार हुए हैं, हमें वो बायस छोड़ना होगा और ये हम सब में ये बायस पाया जाता है। जब हम गांधी को पढ़ेंगे, कुछ लोग गांधी के समर्थन कर रहेंगे तो गांधी को ईश्वर की तरह दिखाएंगे, कुछ लोग गांधी के विरोधी रहेंगे तो गांधी को बहुत देशद्रोही और समाज विद्रोही के तौर पर स्वार्थी के रूप में दिखा देंगे। ऐसे ही जब हम अंबेडकर को पढ़ेंगे, कुछ लोग कहेंगे उनकी आज़ादी के आंदोलन में उनका कोई योगदान नहीं था और कुछ लोगों के लिए कि वो उद्धारक और मसीहा थे। ऐसे ही हम सावरकर को पढ़ेंगे, कुछ लोगों के लिए वो फ्रीडम फाइटर थे और कुछ लोगों के लिए हिंदू मुस्लिम का झगड़ा डालने वाले, हिंदुत्व राष्ट्र की थियरी देने वाले और अंग्रेजों के सामने क्षमा याचना करने वाले व्यक्ति के रूप में हम देखेंगे। तो जो भी ऐतिहासिक पुरुष हैं, चाहे वो गांधी रहे हो, नेहरू रहे हो, अम्बेडकर रहे हो, सावरकर रहे हो, हर व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं ये बायस जुड़ा होता है। वो हमारी अपनी ट्रेनिंग पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से प्रशिक्षित हैं, किन लोगों के माध्यम से, किस तरह की पुस्तकों को हमने पढ़ा, किस तरह का ज्ञान हमने हासिल किया, कि किस तरह की चीज़ों से हम परिचित हो सके और कौन सी चीज़ें नहीं जान सके। ये जो है मुख्य वजह बनती है हमारे उस बायस के निर्माण में, जो हम एक पक्षपात हमारे मन में आता है जब हम पक्ष या विपक्ष में खड़े होते हैं। लेकिन सही तरीका तो इतिहास को समझने का, ऐतिहासिक पुरुषों को समझने का ये होता है कि उन्हें हम समग्रता में समझें, हर व्यक्ति में गुण और दोष दोनों देखने की तैयारी रखें। और यही नहीं रखेंगे तैयारी तो हमारा इतिहास बोध जो है, जो इतिहास हम समझेंगे और बताएंगे, वो जो है कहीं ना कहीं पक्षपाती इतिहास कहा जाएगा। पक्षपात के आरोप से वो बच नहीं पाएगा। तो जब भी, इसीलिए खासतौर पर युवा मित्रों से मेरी ये विनती रहेगी कि इतिहास को समग्रता में पढ़ें और गुण और दोष दोनों देखने की क्षमता रखें, दोनों बताने की विस्तार से क्षमता रखें और उसे स्वीकार भी करने की सहन शक्ति हम में होनी चाहिए। नहीं तो हम इतिहास के साथ अन्याय कर बैठते हैं। तो अगर हम परिस्थितियां देखें मोटा मोटी कि सावरकर का उदय भारतीय राजनीति में कब होता है। सावरकर, वीर सावरकर, जिनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था और इनका जन्म 28 मई 1883 को हुआ था नासिक में। और ये जो है बचपन से ही इनमें देश प्रेम की भावना ओतप्रोत थी। स्कूल के समय से ही इन्होंने नौजवानों के एकत्र करना शुरू किया और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चे, आंदोलन करना शुरू कर दिया था। सावरकर को समझने के लिए मैं चाहूंगा कि हम उन्हें कई भागों में समझें। समग्रता से समझना है तो कई भागों में समझें, नहीं तो चीज़ों की गुत्थम गुत्थी हो जाती है, चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। सबसे पहले आप वीर सावरकर को समझिए 28 में 1883 से लेकर जनवरी 1921 तक के वीर सावरकर को, जो एक क्रांतिकारी सावरकर हैं, जो एक बौद्धिक योद्धा के रूप में उभरते हैं, जो एक संगठक के रूप में उभरते हैं, जो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी लड़ाई में उभरते हैं, जो एक निर्भीक व्यक्तित्व हैं। इन सावरकर को हम देखते हैं, ये उनकी जिंदगी का एक भाग है। फिर 1921 में जब वो जेल से वापस आते हैं, जब उनकी रिहाई होती है, उसके बाद का जीवन काल अगर हम देखें तो 1949 तक का, 47 तक का या 49 तक का जीवन, महात्मा गांधी जी की हत्या तक का जीवन उनका देखिए तो वो हिंदुत्व के एक पुरोधा के रूप में दिखते हैं। वो हिंदुत्व राष्ट्र और हिंदुत्व के सिद्धांत को, हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को सिद्ध करने में अपना जीवन खपाते हुए दिखते हैं। ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे संगठन तैयार करते हुए दिखते हैं जहां पर हिंदुत्व का उद्धार हो, हिंदुत्व का उत्थान हो, हिंदू राष्ट्र बन सके।
तीसरा आयाम जो सावरकर के जीवन का पहलू है वो आजादी के बाद से लेकर उनकी मृत्यु तक का। तो उनकी मृत्यु 1966 में हो गई। तो 1937 से लेकर 66 तक का सावरकर का जीवन एक हिंदुत्व के पुरोधा के रूप में देखा गया। 83 वर्ष का लंबा संघर्षमय जीवन उन्होंने जिया, बहुत सारी बातें हुई। अब आप देखिए कि वीर सावरकर बचपन से जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, नौजवान भारत सभा का संगठन कर रहे हैं, तो उनका उद्देश्य भारत माता की सेवा थी। फर्ग्यूसन कॉलेज में आके जब वो अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन में शामिल होते हैं, उन्हें कॉलेज से निकाल दिया जाता है और बाद में उनकी डिग्री भी छीन ली गई। सावरकर लंदन जाते हैं लॉ की पढ़ाई करने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए। वहाँ प्रोफेसर श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस में जाते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ बहुत सारे भारतीयों से उनका परिचय होता है। उस दौरान मदन लाल धिंगरा जैसे युवा क्रांतिकारियों से उनका परिचय हुआ, जिसने करजन वायली की बाद में हत्या भी की, बदला लिया जो उसने यहाँ भारतीयों पर अत्याचार किए थे। और उसी आरोप में मदन लाल धिंगरा को फांसी हुई और सावरकर को भी 1910 में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पहले सावरकर महात्मा गांधी से भी वहाँ पर मिले थे और उनके और महात्मा गांधी के अपने अपने विचार भिन्न भिन्न होते थे, इसलिए दोनों ने अलग रास्ते चुने, लेकिन दोनों में अच्छा एक संवाद हुआ था। वहाँ भी उसका उल्लेख मिलता है। भोजन के लिए सावरकर ने जब महात्मा गांधी को झींगा खाने के लिए खासतौर पर आमंत्रित किया, तो गांधी जी ने कहा मैं तो नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं तो शाकाहारी व्यक्ति हूँ। तो गांधी जी ने उन्होंने कहा कि आप ये घास फूस खा के अंग्रेजों से लड़ पाएंगे। तो इस तरह का संवाद उनमें था। वो महान व्यक्ति थे वो लोग, इसलिए उनमें संवाद भी महान ही होते थे, उनका अर्थ भी महान होता था। तो इस सावरकर फिर वहाँ से 1857 की क्रांति पर एक पुस्तक लिखते हैं, क्योंकि उस समय तक जो भारतीय स्वाधीनता संग्राम था उसको अंग्रेज इतिहासकार कहीं न कहीं से एक सैनिक विद्रोह की साबित करने पर तुले थे कि वो एक सैनिक विद्रोह था। इट वॉज अ म्यूटिनी, नॉट अ रेवोल्यूशन। बट सावरकर थे जिन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसे एक क्रांति बताया। और उस पुस्तक में वीर सावरकर ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर साथ में लड़ाई की। उन्होंने झांसी की रानी, तात्या टोपे और जितने लोग शामिल हुए थे उनका नाम लेते हुए कहा कि सबको श्रेय जाता है इस देश की लड़ाई में शामिल होने के लिए। अब बात करते हैं जब सावरकर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, 2010 में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। 2011 में उन्हें पानी के रास्ते जहाज में भारत लाया जाता है मुकदमा चलाने के लिए। रास्ते में मार्सेलिस बंदरगाह पर वो कूदते हैं और उनकी ये योजना थी। सावरकर हमेशा हर काम योजना बनाकर करते थे, उनके दिमाग में कुछ न कुछ दूरदर्शी योजना होती थी कि मैं वहां कूदूंगा और अगर फ्रांस के तट पर गया तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक बंदी के रूप में, राजनीतिक शरणार्थी के रूप में मुझे गिरफ्तार किया जाएगा और फिर उस हिसाब से मुझे ट्रीटमेंट मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन ये हो नहीं सका। सावरकर को लाया गया, शुरू में उन्हें मुंबई की जेल में रखा गया, उसके बाद उन्हें 2 लाइफ टाइम का सेंटेंस पूरा करने के लिए अंडमान की जेल में काला पानी की सजा दे दी गई, जहां मैंने पहले भी जिक्र किया है कि बहुत पीड़ा अंडमान की जेलों में दी जाती थी। और वो उस 15 बाई 30 के छोटे से कमरे में, वहाँ 15 बाई 6 के कमरे में लोग रहने को मजबूर होते थे। हथकड़ी बेड़ियाँ उनके पैरों में पड़ी रहती थी। उनको तेल निकालने का काम दिया जाता था कि दिन भर में कम से कम, अगर एक बैल का औसत होता है कि वो 17 पाउंड 18 पाउंड तेल निकाले, लेकिन कैदियों से वहाँ पर 40 पाउंड 45 पाउंड तेल निकालने, मतलब एक बाध्यता होती थी। जरा सी गलती करने पर तमाम कोड़ों से पिटाई होती थी। बहुत वहाँ पर ये सब दुर्दांत कथाएं वीर सावरकर और वारिंद्र घोष जैसे क्रांतिकारी, चक्रवर्ती जैसे क्रांतिकारियों ने अपनी पुस्तकों में जो अंडमान में खुद भुगत कराए, उल्लेख इसका किया हुआ है उन्होंने। ये वहाँ से हम पढ़ सकते हैं कितनी दुर्दांत थी। वहाँ रहते रहते सावरकर के बड़े भाई बाबा राव सावरकर भी वहीं अंडमान में सजा भुगत रहे थे। ये समझिए सावरकर का पूरा परिवार एक तरह से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। सारा परिवार तमाम कष्ट, उनके पत्नी, उनके
परिवार के बच्चे, ये सारे कष्ट उठा रहे थे, सारा भेदभाव सह रहे थे। किसके लिए? इस देश के लिए। 6000 लाइनें सावरकर लिखते हैं अंडमान में पत्थर से खुरच खुरच कर। ब्रोंकाइटिस और दमा का मरीज होने के बावजूद तमाम यातनाएं सहते हैं सावरकर। किसके लिए? देश के लिए। जेल के अंदर भी रहकर तमाम लड़ाइयां लड़ते हैं, जेल में कैदियों को, राजनीतिक कैदियों को सुविधाएं दिलाने के लिए। एक तरह से सारे कैदियों के वो एक इंटेलेक्चुअल लीडर वहां पर बन गए, सबको संगठित करते हैं, देश सेवा के लिए फिर से एकत्र होने की बातें लोगों से करते हैं। लेकिन यही सावरकर जब आरोपों से घिर जाते हैं कि उन्होंने क्षमा याचना अंग्रेजों से की, उन्होंने बाहर आने के लिए, अपनी आज़ादी के लिए अपने क्रांतिकारी धर्म से समझौता किया, तो वहां पर विवाद एक खड़ा होता है। तो ये तो एक पहला चरण है सावरकर के जीवन का, जिसमें हम ये देखते हैं कि सावरकर एक विशुद्ध क्रांतिकारी थे और एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे, जो कलम की ताकत, जो बंदूक की ताकत, जो जबान की ताकत, तीनों ताकत का इस्तेमाल अंग्रेज सरकार के खिलाफ कर रहे थे भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। और उस समय भारत ही नहीं, भारत समेत सारे यूरोप में सावरकर एक आइकन बन गए थे आज़ादी के आंदोलन का। सावरकर मैजिनी से प्रभावित थे, वो मैजिनी की तरह भारत का एकत्रीकरण करना चाहते थे, भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते थे, और ये स्वप्न लेकर वो कूदे थे। नहीं तो उनको क्या जरूरत थी, वो भी इतने बुद्धिजीवी थे, इतने इंटेलिजेंट थे, जब तो पढ़ लिख के वकील बन के, बैरिस्टर बन के अच्छी प्रैक्टिस करते, अंग्रेजों के यहाँ ऑफिसर बन जाते, अच्छे वकील बन जाते, जज बन जाते, उनका भी जीवन अच्छे से चलता। लेकिन क्रांतिकारी का अपना धर्म ही अलग होता है। क्रांतिकारियों को समझने के लिए क्रांतिकारियों के दिल में उतरना पड़ेगा, क्रांतिकारियों की भाषा में उतरना पड़ेगा। दोस्तों, ये वीडियो यही रोकता हूँ। आप सबने इतना सुना, आपका धन्यवाद। मैं इसका तीसरा पार्ट भी तुरंत अपलोड कर रहा हूं, आप उस तीसरे पार्ट के वीडियो को भी जरूर सुनिए, जिसमें मैं बात करूंगा सावरकर को लेकर जो अंग्रेजों से समझौते की और जो हिंदू मुस्लिम द्विराष्ट्र सिद्धांत की थियरी आती है, वो क्यों थी, क्या थी, कैसी थी। आप सबने सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।